नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे गाइज, और आज हम साइंस के नए क्वेश्चनों के साथ में आए हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश किससे बना होता है? अणु से बना होता है, परमाणु से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है, या फिर न्यूट्रॉन से बना होता है? तो मैं बता दूं आपको, पर जब भी प्रकाश आपतित होता है तो फोटोन आते हैं, उसमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो फोटोन के रूप में उत्सर्जित होते हैं प्रकाश से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो केवल और केवल फोटोन सी सही है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश का कौन सा गुण यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह आपके 12th क्लास के अंदर प्रयोग चलते हैं, जिसके अंदर प्रकाश का गुणों को सिद्धिकरण किया जाता है, अपवर्तन का, परावर्तन का, व्यतिकरण का, विवर्तन का। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के गुण को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सिद्ध करता है? तो पहला ऑप्शन है अपवर्तन का, दूसरा परावर्तन का, और तीसरा आपका है ध्रुवीकरण का और पोलराइजेशन, और चौथा है विवर्तन का। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सत्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होता है जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीकरण सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है? तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है? तो पहला कौन सा है? आइजैक न्यूटन नहीं किया था इसने। इक्विलिड, क्यूलिड है, इसी ने सिद्ध किया था। इसी ने सिद्ध किया था कि प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है। यूक्लिड है जो प्रकाश को सरल रेखा में गमन करने के लिए सर्वप्रथम सिद्ध किया था। प्रकाश की अधिकतम चाल लगभग कितनी हो सकती है? जब सूर्य का प्रकाश आप तक पहुंचता है तो किस चाल से आता है? तो वो आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार रफ्तार से। तो पहला ही ऑप्शन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, क्या परिवर्तित रहता है, क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें ये अपरिवर्तित रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ये केवल तभी बदलता है जब माध्यम विरल से सघन होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये बदल जाता है, जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। तो यही ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की बात कर लें। लाल रंग की प्रकाश तरंग की आवर्ती बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग की आवर्ती से कैसी होती है? अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, या कम बराबर दोनों हो सकती है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसके। अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, या फिर कम फिर ज्यादा नहीं? तो बी ऑप्शन आपका सत्य है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह है, पहला ही है। पहला ऑप्शन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रवाह। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग है, व्यतिकरण है, तो हो जा सही, और फिर व्यतिकरण है और परावर्तन है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो व्यतिकरण है ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस रंग की पहचान उसकी विशेषता से होती है? किसी रंग की पहचान उसकी किस विशेषता के कारण होती है?
आयाम के कारण नहीं, वेग के कारण कोई नहीं हो सकती, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य, हाँ इसी से होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर प्रकाश की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के किस प्रभाव का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यही प्रकाश सेल के या सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 110 नंबर के क्वेश्चन की, प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ये सद्दो बड़ा जी पूछा है। आइजैक न्यूटन ने नहीं की थी, ओले रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले किसने की थी? ओले रोमर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर लें, एक अवतल दर्पण है जिसकी आवर्धन क्षमता -3 है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा, उल्टा, छोटा नहीं बनाएगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आवर्धित होगा। ये दोनों का तो संबंध होता ही है, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस दर्पण का दर्शक क्षेत्र अधिकतम होता है? कौन सा दर्पण है जिसका दर्शक क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है या अधिकतम होता है? समतल दर्पण का नहीं होता, अवतल दर्पण का नहीं होता, क्योंकि तो झुका अंदर की तरफ झुका होता तो नहीं होता, जो बाहर की तरफ झुका हुआ होगा उसका होगा। तो कौन से का होगा? उत्तल दर्पण का होता है। देखो ये होता है उत्तल दर्पण, तो इसका दर्शक क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये होता है अवतल दर्पण, तो ये इसका अंदर झुका हुआ तो कम एरिया हो जाएगा, और ये होता है समतल, तो ये तो यहाँ तक का ही हो गया, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी के दर्पण की फोकस दूरी f हो तो उसकी शक्ति क्या होगी? कोहली दर्पण की फोकस दूरी f दे रखी है और आपको उसकी पावर पूछ रहा है कितनी होगी, तो मैं बता दूं आपको 1/f नहीं, लेंस के लिए है, ये तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, दर्पण की शक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता, दर्पण की शक्ति को आप परिभाषित कर ही नहीं सकते, यही ऑप्शन सत्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु को अवतल दर्पण के C और F के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब C से परे बनेगा, C से वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की पार्श्व व उत्क्रमण विशेषता क्या अर्थ है? प्रतिबिंब उल्टा होगा, हो सकता है लेकिन ये नहीं, केवल प्रतिबिंब का आकार बदल सकता है, ये भी नहीं, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग में दिखाई देता है, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपकी लेफ्ट साइड में जेब होती है तो वो राइट साइड में दिखाई देती है, यही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में नहीं, कौन से में? उत्तल दर्पण में, जो साइड मिरर के रूप में काम में लिया जाता है गाड़ियों के। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र है, ये सूत्र है m बराबर प्रतिबिंब की हाइट बटे बिंब की हाइट में से h क्या दर्शाता है? अब मैंने बता ही दिया आपको, h किसकी, वस्तु की या बिंब की ऊंचाई को दर्शाता है। h डैश किसको दर्शाएगा? प्रतिबिंब की। h किसको दर्शाएगा? ये तो है h और ये है h डैश। नेक्स्ट की बात करें, यदि किसी दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का मान +0.5 है तो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किस कारण से किया जाता है? तो वो ये किया जाता है कि यह समांतर प्रकाश पुंज के कारण किया जाता है, पैरेलल उत्पन्न करती है ये। यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख जाए तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अब ये तो क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा भी है, प्रैक्टिकली भी किया गया इस पे कि दो दर्पण यदि समांतर रख दें एक दूसरे के, तो उनके मध्य में यदि कोई वस्तु रखोगे तो उसके जो प्रतिबिंब है आप चाहे जितने देख सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है उनकी। एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा या अनंत बनेगा? तो मैं बता दूं आपको, अनंत ही बनते हैं, चाहे जितने देख सकते हो, इसका मतलब ही है कि अनंत बनते हैं। पानी का बुलबुला अवतल लेंस की तरह क्यों व्यवहार करता है? क्योंकि पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसी कारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 123 नंबर का क्वेश्चन है, लेंस सूत्र दे रखा आपको 1/v-1/u बराबर 1/f में u क्या दर्शाता है? u दर्शाता है आपके बिंब की दूरी फोकस बिंदु से या ध्रुव से। लेंस तो प्रतिबिंब की दूरी नहीं, फोकस दूरी नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रकाशीय केंद्र की दूरी नहीं, और केवल क्या दर्शाएगा? वस्तु की दूरी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यदि लेंस की आवर्तन क्षमता +1 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी, सीधा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा? यही होगा, वस्तु के समान, यही इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के लिए नहीं होता, हरे के लिए नहीं, पीले के लिए नहीं, बैंगनी के लिए सही है, बैंगनी रंग के लिए ही सबसे अधिक होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन साइंस के 100% पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े।